हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एकेडेक्सल। माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे बेटा अपना चैप्टर जो हमारा चल रहा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगेन अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टार्टिंग में अभी तक हमने जितना देखा है उसमें हमने सेल का एक ब्रीफ सिनॉप्सिस देखा था पहले तो, कि भाई एक्चुअल में जो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे थे कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ हाउ वी से द सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है ऐसा कि हम ये बात बोल रहे हैं कि सेल हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की। बहुत सारी बातें बोली ना, फंडामेंटल भी बोली, स्ट्रक्चरल भी बोली, फंक्शनल भी बोली। तो ये ऐसा क्या कर रही है सेल, हो क्या रहा है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हमने उसके अंदर देखी कि स्टार्टिंग में ही हमने ये बात कर ली थी कि वाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हाउ सेल डिवाइड्स। ठीक है, नाउ हाउ सेल डिवाइड्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बनेगी। ठीक है, अब तुम लोगों को जो है, मैं अगर ये बोलूं कि है ना, डेली वीडियो देख के डेली प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों के सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम हमको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, है ना। ये चीज सबके दिमाग में आने वाली है कि अगर मैम आप बोल रहे हो कि ये चैप्टर को प्रिपेयर करो और प्रिपेयर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ, तो क्वेश्चंस करने के लिए बेटा आपको सिंपल सी एक चीज करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसके टेलीग्राम पेज पे जाना है। एकेडेक्सल के टेलीग्राम पेज पे जाओ। टेलीग्राम पे आपको ना हम लोग डेली जो है असाइनमेंट्स साइन कर रहे हैं। असाइनमेंट्स आपके इसी तरीके से बनाए हुए हैं कि तुम आराम से चैप्टर पढ़ोगे, आराम से चैप्टर समझोगे और उसके बाद ही उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाओगे। तो मतलब जैसे फर्स्ट लेक्चर तुमने देखा, ठीक है, अब फर्स्ट लेक्चर जैसे ही तुमने देखा तो तुमको ऐसा लगेगा कि यार मैं ये प्रैक्टिस एक बार अगर करूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस नीट में बन सकते हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। टेलीग्राम पे गिवन है बेटा, सारा सारा डेटा गिवन है, कहो तो मैं पिन भी करवा दूंगी। ठीक है, तो तुमको एकदम आराम से जितने असाइनमेंट्स हैं सारे उसके अंदर लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे लेक्चर 1 हमने शुरू किया, आज तो लेक्चर 6 है, बट हमने 1 किया, 2 किया, 3 किया, इन सब के असाइनमेंट्स गिवन है अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव मेड यू स्टडीड इन द क्लास। जो मैंने सिखाया है आपको, उसी के बिहाफ पे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और वो क्वेश्चन और कोई नहीं, मैं ही चेक करूंगी। तो तुम लोग वो क्वेश्चन करो और वो आंसर की भी तुम लोगों को मिल जाएगी। और अगर कुछ नहीं समझ में आता कि मैम यार ये जो है यहाँ अटक गए, ये डाउट कि यार ये कैसे हो सकता है कि राइबोसोम, एक कई बच्चे जो थे, मेरे को ऐसा याद है कि है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको है ना राइबोसोम वाला जो टॉपिक था ना उसमें डाउट था कि कैसे 50 और 60 यूनिट, सॉरी 50 और 60 बोल रही हूँ, 50 और 30 यूनिट 80s बना रही है। 80, हाँ 70s बना रही है, सॉरी 50 और 30 यूनिट 70s बना रही है। कई बच्चों को इसमें डाउट था। और किसी ऐसे 60s, तो इसको सॉल्व करने का बताऊं क्या तरीका था। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था। आज तो मेरे पास पेन है तो मैं पेन से समझा देती हूँ। देखो दिख रहा है पेन, इज इट विजिबल, यस इट इज विजिबल, है ना। हाँ, अब इसके अंदर देखो करना क्या है कि ये जो हमारा पेन है, मान लो ये लार्जर यूनिट है, क्योंकि हमारे राइबोसोम में एक लार्जर यूनिट होती है, एक स्मॉलर यूनिट होती है, ये बात सबको पता है ना। एक लार्जर यूनिट होगी, जैसे मान लीजिए ये मैं लार्जर यूनिट बना दूं, दिस इज योर लार्जर यूनिट, और इसके नीचे डेवलप्ड रहती है ये स्मॉलर यूनिट। ठीक है, एक लार्जर यूनिट है, एक स्मॉलर यूनिट है। नाउ लेट्स से कि मैंने लार्जर यूनिट को कुछ इस तरीके से पकड़ा है। ठीक है, ये कुछ ये इस तरीके की लार्जर यूनिट है। अब ये लार्जर यूनिट जो है, ये मान लो कितना है, 50 बोल रही हूं मैं, तो ये 50 ऐसे है ना, 50 इसका सेडिमेंट्री कोफिशिएंट है। अब अगर इसका 50 सेडिमेंट्री कोफिशिएंट है और स्मॉलर यूनिट का मेरे पास कितना है, हालांकि ये ज्यादा डार्क ब्लू पे पहनने, तो क्या पता तुमको ब्लैक में ना दिखे, बट तब भी थोड़ा सा एक बार देख रहा अगर दिखता है तो। ये अगर मैं 50s बोल रही हूँ लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट है। स्मॉलर सब यूनिट मैंने कितना बोल दिया, 30 है। ठीक है, अब अगर मैं इस पेन की टिप पे इसको ऐसा रखती हूँ, समझ रहे हो, ये दिख रहा है। अगर मैं इस पेन की टिप पे इसको इस तरीके से रखती हूँ, तो उसका मतलब तो क्या हो जाएगा बेटा कि ये जो चीज है ये एकदम प्लस होगी, कि भाई ऊपर वाली यूनिट नीचे वाली यूनिट ऐड हो जाएगी।
यही कर रही हूँ मैं, ऊपर वाली यूनिट नीचे वाली यूनिट को ऐड कर देती हूँ। तब क्या होगा, मेरे पास क्या आंसर आएगा, 50 + 30 इज 80। जब मैंने इसको ऐसा सुपरफिशियली अटैच करके रख दिया है, बस इस तरीके से मैं इसको अगर रख देती हूँ, शाबाश, तो मेरे पास क्या आ जाता है तो मेरे पास क्या आ जाता है कि मैंने उन दोनों यूनिट्स को ऐड कर दिया, ठीक है, एक सुपरफिशियली अगर मैं इसको अटैच करूं। पर अगर मैं इसको एम्बेडेड कर दूं, आधा यूनिट लार्जर सब यूनिट का स्मॉलर सब यूनिट में चला गया है, अगर मैं इसको एम्बेडेड कर देती हूं, तो तुम ये देखना कि लार्जर सब यूनिट तो अभी भी ये वाला हिस्सा काउंट तो होगा ना बेटा, ये जो टिप वाला हिस्सा है ये काउंट तो होगा। यानी 50s को अगर मैं लार्जर सब यूनिट मान रही हूं, तो इसका जो ये टिप वाला हिस्सा है जो अब नहीं दिख रहा मुझे, इसका मतलब है तो सही ना, दिख नहीं रहा डजंट मीन कि है ही नहीं। ठीक है, ये बहुत बच्चों का कंफ्यूजन था, इसीलिए मैं आज क्लियर कर रही हूं कि ये दिख नहीं रहा डजंट मीन कि ये है ही नहीं, ये प्रेजेंट है। पर बात ये है कि ये स्मॉलर यूनिट से ढक चुका है, तो ये छुपा हुआ है, ठीक है, ये अंदर की तरफ छुपा हुआ है। तो ये लार्जर यूनिट अगर मान लो 50 है, तो स्मॉलर यूनिट अगर 30 भी है, तो आधा यूनिट छुपा हुआ है। 80 नहीं बोलूंगी मैं उसको, ये जो 10% है माइनस करके बोलूंगी, तो इसको 70s बोला जाएगा। क्लियर? तो ये यहाँ पे कई बच्चों का, और सेम गोज विद दिस, अगर 60s है और 40s है, तो 60 वाला तो हो गया लार्जर सब यूनिट, 40 वाला हो गया स्मॉलर सब यूनिट। अब स्मॉलर सब यूनिट जब उस पर आ रहा है ना बेटा, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सुपरफिशियली अटैच्ड है, कि मैम आप ऊपर ऊपर उड़ता उड़ता नहीं बना रही हूं मैं कुछ भी चीज, ठीक है, तो कनेक्टेड है उससे। अब अगर आप तुम उसको एम्बेड कर दोगे, एकदम ढक्कन ही लगा दोगे पूरा उसका, तब वो हमको कहलाएगा कि हाँ ये अब 100s क्या, ओहो मैंने 100s लिख दिया, 80s, 100 लिख दिया, ठीक है। तो 60 या 40 होते तो 100 है, पर 100s आया नहीं हमारे पास, क्योंकि वो एम्बेडेड था, आधा हिस्सा उसके अंदर जा चुका था, तो इसीलिए हमारे पास जो आया वो क्या था, 80s। क्लियर? ये इतने बच्चों का डाउट रहता है, इसीलिए मैंने आज सोचा कि आज मैं इसको क्लियर करवा के ही जाऊंगी। और एस तो आप लोगों को पता ही है, एस तो आप लोगों को पता ही है, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, तो एस तो एवरीवन नोज। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखोगे तो पढ़ने में आसानी भी होगी, और पढ़ाई मतलब रटना नहीं पड़ेगा। बायोलॉजी को, तो बायोलॉजी का तो मैं कह सकती हूँ कि कंसेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। आज अगेन हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज लेके आए हैं, और आज जो है लास्ट लेक्चर है, तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार वापस कि आप लोग स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखो, असाइनमेंट्स करो, और फिर इस लेक्चर को देखो और इसका असाइनमेंट भी कंप्लीट करो। आज का लेक्चर जरूरी क्यों है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई थिंक सभी लोग इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दो, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना बेटा जी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। साइटोस्केलेटन, और ये बच्चों को समझ में नहीं आता, सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम सब एक साथ आएंगे, ठीक है, ये बच्चों को नहीं समझ में आता, इसीलिए शांति से सुन के दिमाग में रख के फिर इसको आगे बताना, कुछ भी मत बोलने लग जाना, ठीक है। तो पहले सुनो, समझो और फिर बोलो, ठीक। चलो अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। देखो, स्केलेटन अगर मैं बात करूं, स्केलेटन वर्ड का मतलब क्या होता है, ढांचा। हम जैसे अपन बोलते हैं ना ह्यूमन स्केलेटन, डायनासोर स्केलेटन, तो स्केलेटन क्या है, हड्डियों का ढांचा मिला है उसको, ठीक है। साइटोस्केलेटन अगर मैंने बोल दिया तो मैं क्या बोल रही हूँ, साइटो मतलब सेल, और स्केलेटन मतलब हड्डियों का ढांचा, हड्डी ढांचा, तो ये क्या हो गया, सेल का ढांचा। तो सेल का स्ट्रक्चर, सेल का साइटोस्केलेटन, यानी स्केलेटन क्या होता है बेटा, कि हमारा, अगर मैं ह्यूमन स्केलेटन की बात करूं, तो तुम्हारा ये जितना भी मास वाला पार्ट है, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है, ये तो उस पर ऐड हुआ है, मेन जो है वो तो स्केलेटन ही है, ठीक है। जितनी तुम्हारी सेल्स बनी है, जितनी तुम्हारी टिश्यूज बनी है, स्किन की, लंग्स की, किडनी की, जिसकी भी, पर जितने ऑर्गन्स तुम्हारी बॉडी पे अभी अवेलेबल हैं या प्रेजेंट रहते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर के ऊपर ही बने,
बात समझ रहे हो? किसी ना किसी स्ट्रक्चर, कोई ना कोई उसको ढांचा तो दिया है, उसी के ऊपर तुमने कारीगरी करी है, ठीक? तो ये जो ढांचा होता है ना, ये जो स्केलेटन होता है ना, ये सेल के अंदर भी रहता है। अब इसको साइटोप्लाज्म से कंफ्यूज मत होना कि मैम साइटोप्लाज्म भी तो ढांचा ही है। साइटोप्लाज्म नहीं है। साइटोप्लाज्म सिर्फ एक फ्लूइड है जो कि बस ये इंश्योर करता है कि भाई उसकी कोई भी ऑर्गेनेल बाहर घूमने ना निकल जाए, ठीक है? पता लगे तैरती तैरती बाहर निकल जाए या अपनी जगह छोड़ के पूरे एरिया, पूरी सेल के अंदर स्विमिंग कर रही है। वैसे स्पेस ही इतनी कम होती है, सेल के अंदर स्पेस ही इतनी कम रहती है कि वो कहीं मूव भी कर सके। बट जो वो थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाती है, साइटोप्लाज्म इंश्योर करता है कि वो थोड़ा बहुत मूवमेंट भी वो बहुत ज्यादा कम दिखाए, ठीक है? साइटोप्लाज्म की यही खास बात। बट है क्या चीज वो? सेल का प्लाज्मा, और कुछ अलग नहीं है। सेल का फ्लूइड मैट्रिक्स, और कुछ अलग नहीं है। साइटोस्केलेटन वो कैसे अलग है? साइटोस्केलेटन हो जाता है बेटा कि आपके सेल का स्ट्रक्चर, वो उसको प्लेसेस प्रोवाइड करेगा कि हाँ यहाँ साइटोप्लाज्म आएगा, यहाँ पे हमारी प्रोटेक्टिव लेयर यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आएगी, ठीक है? तो साइटोस्केलेटन जो है वो आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है। तो in cytoplasm of the cell an elaborated network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubules and microfilaments। क्या क्या चीजें हैं एक बार वापस सुनना, क्या क्या चीजें हैं पॉइंट बना के लिख लो। क्या है? पहला देखो, इट इज अ नेटवर्क फर्स्ट, नेटवर्क filamentous proteinaceous consist of microtubules and microfilament, ठीक है? सॉरी, नेटवर्क स्ट्रक्चर, हाँ एक चीज और लिख लिया, चलो नेटवर्क भी लिख लिया। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है और माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स का बना हुआ है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेटवर्क स्ट्रक्चर मतलब अगर मैं हल्का सा रिप्रेजेंटेशन दूं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। ये तुम्हारी सेल है, इसके अंदर है ना ऐसा ऐसा जाले जैसा रहता है, एकदम ऐसा नेटवर्क नेटवर्क, जिसके ऊपर इसको पता है कि पूरा सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनना है। तो ये कुछ ऐसा जाले जैसा दिखता है, ठीक है? तो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है। फिलामेंटस है, फिलामेंट मतलब धागे धागे स्ट्रक्चर दिखेगा तुमको, फिलामेंट्स दिखेंगे तुमको, धागा दिखेगा तुमको। नेक्स्ट प्रोटीनेशियस। अब जितनी चीजें इस स्केलेटन के अंदर है ये सारी प्रोटीन कंपोनेंट्स है, सारी की सारी प्रोटीन फॉर्म्ड है, तो सारी प्रोटीनेशियस हो गई, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। इसको अभी हम समझेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कुछ सर्टेन अल्फा बीटा डायमर की रिंग्स होती है, प्रोटीन की रिंग्स होती है, जो तुमको अभी मैं समझाऊंगी, है ना? तो थांबा, आराम आराम से चलेंगे, चलो। तो microfilaments and intermediate filaments in which is present, which is collectively referred to as cytoskeleton, ठीक है? तो साइटोस्केलेटन के अंदर एक नेटवर्क है, बेसिकली कुछ अलग चीज है नहीं। अगर मैं तुम्हारे स्केलेटन का बताने जाऊं कि तुम्हारे स्केलेटन या डायनासोर की स्केलेटन में क्या अलग है, कुछ अलग नहीं है। इट इज जस्ट कि उसका बोन है, वो एक नेटवर्क है ऑफ सर्टेन बोन्स विच आर अरेंज्ड एंड गिविंग अ परफेक्ट बॉडी शेप टू द डायनासोर, जिसके ऊपर उसकी पूरी बॉडी बनी हुई थी, ठीक है? तो यही बोलते हैं ना अपन, स्केलेटन का डेफिनेशन इज दिस ओनली कि एक नेटवर्क है, एक एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पूरी बॉडी, पूरी टिश्यूज, पूरे ऑर्गन, सर्टेन ऑर्गन सिस्टम बना हुआ था, ठीक है? अभी सेल का अगर मैं स्केलेटन बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी? अगेन फिलामेंटस है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है आपस में और कनेक्टेड है,
ठीक है। और बने किससे हैं ये सारे कनेक्शन? प्रोटीन से बने हैं। नाउ प्रोटीनेशियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्रोटीन की सारी चीजें बनी है, ठीक है। नेक्स्ट, द साइटोस्केलेटन इन द सेल इन्वॉल्व मेनी फंक्शन सच एज, अब फंक्शंस देख लो भाई, फंक्शंस देखो, पहला है मैकेनिकल सपोर्ट, सेकंड मोटिलिटी। मैकेनिकल सपोर्ट में क्या जाता है भाई, सेल अगर खड़ा रह पा रहा है खड़ा बोल दिया मैंने, सेल अगर अपनी स्टेट में प्रेजेंट है, चाहे जैसा भी, खड़ा हो, लेटा हो, बैठा हो, कैसा भी, अगर सेल प्रेजेंट है तो अब कई बच्चों का ये सवाल आएगा कि मैम ये आपने जो मैकेनिकल सपोर्ट वाला क्वेश्चन बोला था ना कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, तो आपने तो सपोर्ट उस पे भी लिखवाया था, क्या बोलते हैं अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी लिखवाया था, सेल वॉल में भी लिखवाया था, तो मैं अभी भी डिनाई कहाँ कर रही हूँ? मैंने ये बोला कि नहीं, साइटोस्केलेटन ही सिर्फ प्रोवाइड कराता है स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कराता, मैंने ऐसा बोला? मैंने इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया कि भाई आउटर लेयर है बेटा, आउटर लेयर अगर प्रेजेंट रहेगी तो वो ऑब्वियसली सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करेगी। मैं तो कहती हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी सेकेंडरी फंक्शन है सपोर्ट प्रोवाइड कराना, कोई सोच सकता है? Endoplasmic reticulum is also responsible for providing support and structure to the cell. Again a very important function of the cell, but ये उसका secondary function है। उसका primary function क्या है? दो तरीके के function होते हैं, सुनना, दो तरीके के फंक्शन है। पहला फंक्शन होता है कि मेन काम क्या है उसका, प्राइमरी फंक्शन क्या है उसका। जैसे अगर मैं बात करूं कि माउथ की, माउथ जो बकल कैविटी हमारा, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन क्या है? ईटिंग, च्यूइंग, यही है प्राइमरी फंक्शन, कि कुछ भी चीज का इनटेक करना है, च्यू करना है, यही मेन काम है। पर अगर मैं इसके सेकेंडरी फंक्शन का बात बोलूं, सेकेंडरी फंक्शन में हम ये देखते कई बार मुंह से भी सांस ली जा सकती है, मुंह से सांस लेते हैं, ठीक है, सिर्फ नोज से ही सांस नहीं ले सकते, माउथ से भी सांस ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सेकेंडरी फंक्शन भी हो सकता है। हर चीज का सेकेंडरी फंक्शन भी होता है, बट डिपेंडिंग ऑन कि प्राइमरी फंक्शन है। अगर तुम्हारे पास पहला ही दे दिया कि माउथ का फंक्शन क्या है, तो तुम आंख बंद करके यही लिखोगे कि भाई च्यूइंग है। माउथ का सेकेंडरी फंक्शन क्या है, तब तुम दो बार सोचोगे कि हाँ यार ये सांस लेने में भी काम आती है, टेस्ट भी है इसमें, तो इसका तो ये भी काम है, इसका तो वो भी काम है, अब मैं क्या लिखूं? सेकेंडरी फंक्शंस कितने भी हो सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्राइमरी फंक्शन वाज टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेकेंडरी फंक्शन इज प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। सिंपल। क्यों नहीं सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा? कराएगा, जरूर कराएगा, सेल की एक ऑर्गेनेल है, स्ट्रक्चर देगा उसको। पर मेन फंक्शन अगर मैं बात करूं साइटोस्केलेटन का, तो इसका मेन, अब सेम बात, पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, आउटर एनवायरमेंट से इनर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट। एक प्रोटेक्टिव लेयर है भाई, दीवार है ना बीच में, दीवार है, इस दीवार के अक्रॉस अक्रॉस कोई इतना आसानी से आ नहीं सकता। हमने देखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कुछ कुछ चीजें सेलेक्टिवली विच वाज मूविंग इन, और कुछ कुछ चीजें वर नॉट अलाउड टू बी टेकन इन, सेलेक्टिवली परमिएबल हमने देखा, ठीक है। दैट वाज द नेचर ऑफ fluid mosaic model of the plasma membrane. It was, we had seen that much. तो जब हमने उसको देखा तो हमने उससे एक रेफरेंस ये निकाल लिया है कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी इसका एक मेन फंक्शन इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। बट सेकेंडरी फंक्शन का क्या भाई, वो भी तो हो सकता है। किसने बोला सिर्फ एक ही फंक्शन होगा? किसी ने नहीं, सेकेंडरी फंक्शन भी हो सकता है। सेकेंडरी फंक्शन क्या होगा कि भाई वो स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, वो उसका स्ट्रक्चर बना रहा है, प्रॉपर शेप बना रहा है सेल का, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां इसका मेन काम ही है मैकेनिकल सपोर्ट, इसका प्राइमरी काम है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। इसका मेन काम यही है कि यही ढांचा है, इसी के ऊपर सारी चीजें आनी है, तो ये मेन काम करेगा, ठीक है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। सेकंड, ये मोटिलिटी प्रोवाइड कराएगा, मूवमेंट, मोशन, ठीक है, कि कितनी चीज हालांकि साइटोप्लाज्म भी करवाता है कि भाई कौन सी ऑर्गेनल कितनी मूव होनी चाहिए, पर ये इसका भी काम है, ठीक है, अपना साइटोस्केलेटन का। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, अब शेप को भी तो मेंटेन करेगा, स्ट्रक्चर, शेप, सपोर्ट साथ में आते हैं,
3 शब्द, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्ट्रक्चर, support, helps in maintaining structure and support for the cell. अरे ठीक है, स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा बेटा जी, याद रख लेना ये चीज, ठीक है। चलो अब बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स की। कहीं ना कहीं हमको ये चीज समझ में आ चुकी है कि माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट और स्ट्रक्चर में ही मदद करेंगे, ठीक है। समझना ये बात कि यहाँ पे जैसा मैंने लिखा है कि ये प्रोवाइड कराता है आपको स्ट्रक्चर सपोर्ट सेल को। तो अगर हम बोलते हैं कि साइटोस्केलेटन दो चीजों का बना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, तो मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट भी स्ट्रक्चर सपोर्ट में ही काम आएंगे। ये चीज भी आ सकती है आगे, है ना, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट स्ट्रक्चर सपोर्ट के काम आएंगे, सिंपल। क्योंकि वही उसी से तो बन रहा है मैडम, साइटोस्केलेटन अलग चीज नहीं है, साइटोस्केलेटन इसी से बन रहा है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स को सबसे पहले समझेंगे। माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर क्या आता है? They are found an extensive coiled, extensive network in cytoplasm and are associated with plasma membrane. Helps in locomotion, पहला काम आ गया देखो locomotion का। Second, responsible for muscle contraction, ये होता है अपना एक्टिन। चलो, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के काम आता है। अब तुम्हारी मसल्स जब हम बोलते हैं कि ना सिकुड़ती भी है खुलती भी है, ऑब्वियसली बात है, जब तुम कुछ चीज को उठाते हो तो उस टाइम पे मसल कॉन्ट्रैक्शन अलग यूज होता है। जब तुम कुछ चीज को पकड़ रहे हो तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जब तुम उस चीज को छोड़ रहे हो तो मसल रिलैक्स हो रही है। तो ये जो मसल का मूवमेंट है बना तो ये भी तुम्हारी सेल से है, मस्क्यूलर सेल्स टिश्यूज। तो ये तो बना तो तुम्हारी सेल से ही है, पर इस सेल को जो सपोर्ट प्रोवाइड कराना है वो कौन करवा रहा है? इस सेल को मैं जो चीज बोल रही हूँ कि भाई मैं पकड़ के बैठी हूँ, ठीक है, अब ये मैं पकड़ी हूँ, ये मैंने इतना टाइट पकड़ के बैठा कि मेरे पूरी मसल की स्ट्रेंथ इसको पकड़ने के लिए यूज में आ रही है। तो ये कुछ स्पेशल प्रोटीन्स करवाते हैं। अब हमने ये तो चीज जान ली कि साइटोस्केलेटन किसका बना है, प्रोटीन का बना है। साइटोस्केलेटन फॉर्म्ड किसका है, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। तो माइक्रोफिलामेंट भी प्रोटीन का ही होगा, ठीक है। तो जब मैं मसल कंट्रैक्शन की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर आ जाता है अपना माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट में स्पेसिफिकली कुछ जैसे अगर मसल कंट्रैक्शन की बात करूँ इसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन काम आते हैं, जैसे एक्टिन, मायोसिन, ये आपके स्पेशल प्रोटीन्स है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर सपोर्टिंग द सेल, अब जो काम इसका स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन करेगा वो काम ये भी करेगा, सिंपल सी चीज, ठीक। अगला, microtubules. Microtubules are generally found in cytoplasmic matrix and occur in cilia and flagella, centrioles, basal body. ये अभी हम समझेंगे कि because microtubules is very important. Next, it helps in formation of mitotic spindle and support and movement. देखो भाई क्या क्या बताता है ये। माइक्रोट्यूब्यूल की अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं, क्योंकि दो चीजों से बना है, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, ये चीज याद है ना, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। अब माइक्रोट्यूब्यूल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे, ये बना होता है अल्फा बीटा डायमर से। डायमर यानी कि इस तरीके से एक रिंग प्रेजेंट रहती है, डायमर अरेंज्ड
अरेंज्ड इन रिंग फॉर्म, सर्क्यूलर एक रिंग ग्लोब की तरह बना रहता है, ठीक है। कैसे अरेंज रहेगा, इधर ध्यान से देखना। हाँ अब बन गया, ठीक है। सर्कल लग रहा है, सर्कल लग रहा है ना सर्कल। चलो मार्किंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड दिस इज 13। तो एक 13 का रिंग शेप, और रिंग कैसा है देखना कि ये कैसी चेन जुड़ी हुई है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ये ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जब मैं बोल रही हूँ अल्फा बीटा डायमर जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके का अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा चेन जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ये चेन कैसे है और क्या करता है, देखो माइक्रोट्यूब्यूल ना एक ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है, ऐसा सर्क्यूलर ट्यूब शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक। अब इस पे देखना कि ये अगर मैं एक पाइप को लेती हूं, तो ये इस एक पाइप को ध्यान से देखना, बस इस एक को, ये स्ट्रक्चर और ये इसका लेंथ ऐसा। तो ये जो एक पाइप है ना, ये इस तरीके से प्रेजेंट रहती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऊपर से तो मुझे ऐसे ही दिख रही है, ठीक है। ऊपर से मुझे हॉलो दिखेगी, या अंदर इसके कुछ नहीं है, इट इज हॉलो, बट ये मुझे ऊपर से हॉलो दिखेगी। वैसे इट इज सिलेंड्रिकली सिलेंड्रिकल 13 रिंग चेन दोनों को जोड़ के ये पॉइंट लिख सकते हो तुम, 13 रिंग चेन अल्फा बीटा डायमर। इधर देखो ये एक पेपर, ठीक है। अब तुमको करना क्या है कि ये देखो जैसे ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक। अब अगर मैं इसके ऊपर से देखूं तो मुझे ये क्या दिख रहा है, इट इज हॉलो। पर ऐसे देखूं तो इट इज सिलेंड्रिकल, ठीक है। इट इज हॉलो फ्रॉम दिस साइड, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो इट इज हॉलो, पर अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो इट इज सिलेंड्रिकल। तो यही चीज है बेटा यहाँ पे, कि ऐसे ये हॉलो है, यहाँ से ये खोखला है, ये खाली है, पर अगर मैं इसका एक ट्यूब बना देती हूँ पूरी, अल्फा 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 एक साथ खट 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 करके नीचे लेके आ रही हूँ, दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और अगर एक ट्यूब बना रही है तो एक सिलेंडर की फॉर्म में भी अपीयर होता है। तो अगर कहीं तुमको मिलता है कि ट्यूब्यूल अपीयर इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, येस इट ऑफ कोर्स डज। पर जब मैं उसको ऊपर से, व्यू होता है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो आपको हॉलो दिखेगी, अगर आप इसको साइड से देख रहे हो तो आपको पूरा एक सिलेंड्रिकल ट्यूब दिखेगा, समझ रहे हो। तो ये स्ट्रक्चर अरेंज रहता है टू द पेरीफेरी, ये स्ट्रक्चर पूरा अरेंज रहता है बट टूवर्ड्स दी पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब कॉर्नर कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा ये उस सर्कल के, कॉर्नर कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 13 का रिंग प्रेजेंट रहेगा। और अब मैं उसको साइड से देखूंगी तो मुझे कैसा दिखेगा, वो सिलेंडर, ठीक है। क्योंकि अल्फा के नीचे अल्फा है अल्फा है अल्फा है अल्फा है, तो अल्फा की चेन चल रही है, ठीक। जैसे ऊपर से देखोगे तो खोखला दिखेगा, हॉलो दिखेगा, साइड से देखोगे तो तुमको सिलेंडर दिखेगा, ठीक है। क्लियर है ना, थोड़ा सा 3D व्यू में इसको इमेजिन करना है हमने। तो ये हमारे पास आ जाती है माइक्रोट्यूब्यूल। अब माइक्रोट्यूब्यूल से ही बना होता है हमारे पास सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो सिर्फ एनिमल्स की खास बात है, एनिमल सेल की, उसमें सेंट्रियोल पाया जाता है। सेल डिवीजन वाले टाइम यही सेंट्रियोल जो है स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और सेल डिवाइड करने में हेल्प करेगा। तो सेंट्रियोल हो गया हमारे पास पहला। सेंट्रियोल में ये होता है सीलिया फ्लैजिला की बेसल बॉडी में, और सीलिया फ्लैजिला भी इस माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने होते हैं, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे होगा क्या, थोड़ा सा एक बार रीड भी कर लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने पढ़ ही लिया है, रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट की लिया। एक्सोनीम हैज 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and pair of centrally located microtubules। अब हमने देखना क्या है, चलो डायरेक्ट ही बना देती हूँ मैं एक्सोनीम का स्ट्रक्चर। सबसे पहले बेटा होता क्या है कि यहाँ हमको ना 9 रिंग स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एक्सोनीम,
नाइन रिंग्ड हमारा स्ट्रक्चर रहता है एक्सोनीम का, ठीक है, सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल को अगर मैं देखती हूँ ढंग से डाइसेक्ट करके, तो मुझे कुछ इस तरीके का नाइन रिंग्ड स्ट्रक्चर दिखता है। चलो, सो सेंट्रियोल का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंट्रियोल जो कि प्रेजेंट कैसे रहेगा, प्रेजेंट कैसे रहेगा, ये सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल की खास बात है, ठीक है, ये सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट किस तरीके से रहता है ये भी देखना। यहां मान लो मैंने कुछ इस तरीके का हम्म कुछ इस तरीके का 90 डिग्री पे प्लेस्ड रहता है हमारा सेंट्रियोल, ठीक है। अब मैं इस सेंट्रियोल का ना आपको कौन सा सेक्शन दिखा रही हूँ, ये लेटरल सेक्शन, मैंने इसको किया डिवाइड, और ये सेक्शन हम देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल, अब क्या आता है ट्रांसवर्स सेक्शन में, ये देखना। सबसे पहले तो हमारे पास रहती है नाइन रिंग्ड स्ट्रक्चर, पेरिफेरी पे नाइन रिंग का स्ट्रक्चर रहेगा। नाइन रिंग यानी ये है, किसकी रिंग्स बना रही हूं पता है मैं, 4 5 6 7 8 9, नाइन रिंग्स की माइक्रोट्यूब्यूल्स रहती है बेटा। माइक्रोट्यूब्यूल्स अभी अपन ने बनाया ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ बन गया हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, ये रहा, ये हमारी माइक्रोट्यूब्यूल, ये हमारी माइक्रोट्यूब्यूल। तो इस माइक्रोट्यूब्यूल का जो हम कह सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल का जो रिंग है ना, 1 2 3 4 13, ये 13 रिंग स्ट्रक्चर इस 9 रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। कैसे प्रेजेंट रहता है मैं एक बार बना के बताती हूँ, देखो एक स्ट्रक्चर को बना के बताऊंगी, है ना, ये फोर्थ वाला मैं हटा के और यहां बना के बताती हूँ। ये 13 रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वही सेम आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला 13 रिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, तो ये वही 13 रिंग स्ट्रक्चर है। अब मैं क्या करती हूँ देखना ध्यान से, ये सारी सेल इसी तरीके से रह रही है बेटा। ये जितनी भी आपको दिख रहे हैं ना, ये 9 सर्कल्स जो अरेंज्ड है पेरीफेरी पे, ये सारे 9 के 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। सो ये जितने भी मैंने बनाए हैं, लिखते जाते हैं पॉइंट्स, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। किसका बना होता है हमारा सेंट्रियोल का टीयर सेक्शन यानी टीएस, वो जो अगर मैं बीच से ब्रेक करती हूँ तो कैसे बना रहता है वो देखना, कि 13 तो हो गई इसकी रिंग शेप स्ट्रक्चर, ऐसे मेरे पास 9 रिंग है, 13 माइक्रोट्यूब्यूल की 9 रिंग अरेंज है। सुनना वापस, 13 माइक्रोट्यूब्यूल की 9 रिंग अरेंज्ड है मेरे पास। तो ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी, या 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ये मेरी फोर्थ जो चल रही है वो है 5th 6th 7th 8th 9th, और ये जितनी है ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स है। यानी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखती हूँ तो ये वापस वही बनाएगा, ये यही है, ये 8 9 10 11 12 13, ये यही स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी वही स्ट्रक्चर है। तो सारी की सारी जितनी है ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स करती क्या है ये देखना, यही माइक्रोट्यूब्यूल्स मैं क्या करती हूँ, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है। सेंट्रियोल में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है। तो सेकेंड पॉइंट क्या आ गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी
3 कैसे होंगे देखो। अब इसको बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे देखना कि ये जो 2 सेल है ना, इसको मैं काउंट करके अपनी आगे की ट्यूब बनाऊंगी। जैसे ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। समझ में आया? मतलब 2 सेल जो है, 2 ट्यूब्स जो हैं, 2 माइक्रो ट्यूब्स जो हैं, उसको काउंट करते हुए मुझे अगली माइक्रोट्यूब्यूल बनानी है, अगली एक पेरिफेरी रिंग बनानी है। क्लियर? सुनना वापस, हो क्या रहा है यहाँ पे, हम देख रहे हैं सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। क्लियर रहो दिमाग में, ठीक है। सेंट्रियोल काम क्या है, क्या होता है? सेंट्रियोल इज फॉर सेल डिविजन ओनली इन एनिमल सेल। सिर्फ एनिमल सेल के अंदर तुमको मिलेगा। ये सेल डिविजन के काम आता है, ठीक है। हेल्प्स इन हेल्प्स इन सेल डिविजन। सेल डिविजन के टाइम काम आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका सेंट्रियोल का, ये 90 डिग्री एंगल्स पे प्रेजेंट रहता है बेटा, अपर एंगल और लोअर एंगल 90 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट रहता है। अब अगर मैं इसका टीएस सेक्शन देखती हूँ, यानी इसको बीच से अगर मैं ब्रेक करके देखती हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। उस स्ट्रक्चर में होगा क्या कि मेरे पास 9 रिंग का वो स्ट्रक्चर रहता है, और जो रिंग है वो रिंग होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ठीक है। 9 रिंग का पूरा स्ट्रक्चर है और एक एक रिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स की है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसका अभी अभी मैंने डायग्राम बनाया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कुछ इस तरीके की होती है, अल्फा बीटा 13 का डायमर होता है, अल्फा बीटा चेन 13 का डायमर, ठीक है। तो अब यही 13 का डायमर सोचो 9 बार प्रेजेंट है पूरी पेरिफेरी पे, 9 बार, 9 टाइम्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर 9 टाइम्स प्रेजेंट रहता है इस पेरिफेरी पे, ठीक है। हमने क्या बनाया? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर उसके बाद क्या आएगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी 3 की फॉर्म, बनाओ 3 की फॉर्म। अब क्या करना है 3 की फॉर्म बनाने के लिए? ये तो हो गया तुम्हारा पहला सर्कल। दूसरे सर्कल के लिए अब क्या करते हो? पहले के 2 पार्ट्स लेते हो, 2 ट्यूब्यूल अल्फा बीटा डायमर लोगे और उसको भी काउंट करोगे सेकंड वाले में। यानी सेकंड की काउंटिंग कहां से शुरू हुई देखो, सेकंड वाले की काउंटिंग देखना, ग्रीन से कर देती हूँ ताकि तुमको दिख जाए। ये देखो, इसकी काउंटिंग कैसे शुरू हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिख रहा है? यानी ये जो 11 12 मैंने ये 9 10 लिए हैं, ये 9 10 इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है। अब आएगा ट्रिपलेट बोल रही हूं तो तीसरा रिंग, और तीसरा रिंग भी जोड़ दो भाई। फिर वापस तीसरे रिंग में मैंने 2 और कॉमन ले लिया, फोर्थ फिफ्थ, एक और बार कॉमन ले लो। ये मैंने फिर कॉमन ले लिया। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं कॉमन लेके। अब रिंग बनाते हैं। 1 2 तो हो गए, 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। देखो दिख रहा है? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब देखो क्लियर है? अगेन 13 रिंग। ट्रिपलेट चाहिए मुझे, ट्रिपलेट है यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी सी 3 रिंग्स बनेगी यहाँ पे। कैसा बनेगी देखो, ये ए, ये बी, ये सी, इस तरीके की रिंग बनेगी। 3 रिंग, ट्रिपलेट, ठीक है। सेम वैसा ही यहाँ पे भी बना दूं मैं। ये दोनों कॉमन लेके, इन दोनों को कॉमन लेके अगला रिंग बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे ये तो बन गया यार, मुश्किल काम है इसको बनाना, आराम आराम से बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 बन गई 3 ट्यूब। एक और बनाओ। व्हाइट से मैं कॉमन वाली को दिखा रही हूँ, ठीक है। व्हाइट से मैं कॉमन वाली को दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 30। हमारे सामने ही बना रही हूँ मैं पूरा स्ट्रक्चर मेहनत करके। तो अब वापस इसको मार्क करते हैं, क्या आ जाता है अपने पास, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इस तरीके का स्ट्रक्चर समझ में आया? समझ में आया कैसे बन रही है ये रिंग? अब मैं नहीं बनाऊंगी, अब मैं डायरेक्ट रिंग बना रही हूँ। ये 6 है तो इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक और रिंग, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक और रिंग। अच्छा, मैंने सेमी सर्कल बनाया, अगर ध्यान से देखो मैंने ऐसे नहीं बनाया है पूरा नया सर्कल, ये बनेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ दो जो स्ट्रक्चर है, दो जो चेन है वो हमारी साथ में जुड़ रही है, वो कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है, इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, इसकी वाली दो चार चेन जो है वो इसके लिए भी कॉमन है, सी के लिए भी कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे, अलग सी चीज नहीं है, ये कनेक्टेड चीज चल रही है तीनों। चलो तो इसको भी जोड़ते हैं। ठीक, जल्दी से मार्किंग कर देती हूँ, ABCD। ABC के ट्रिपलेट की फॉर्म में है, 7A 7B कुछ भी नहीं है। ठीक है, ABC 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 है ना। बीच में सेंटर में यहां रहता है एक प्रोटीन हब, इसको हम लोग कहते हैं, अब मार्किंग शुरू करूंगी मैं, इसको हम लोग कहते हैं हब। जो कि प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन फिल्ड रहता है हब। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर का प्रोटीन हब। अब इस हब से कनेक्ट करना है मुझे, किसको कनेक्ट करना है मुझे इस हब से, थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ इसको ना, कलर हो जा भाई। इस हब से मुझे कनेक्ट करना है ये सारी ट्यूब्स को, 9 ट्यूब्स को। ठीक है, तो 9 माइक्रो ट्यूब्स को मैं कनेक्ट करने के लिए क्या करती हूँ, 1, दूसरा कलर लूं क्या, ग्रीन से बना दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक, समझ में आ रहा है मैम आप क्या बनाया जा रही हूँ, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? यही स्ट्रक्चर होता है बेटा, यही स्ट्रक्चर है किसका, तुम्हारे सेंट्रियोल का। एनिमल में, एनिमल सेल में सेंट्रियोल का इसी तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। अभी भी कंप्लीट नहीं है ये, एक एक चीज बना रही हूँ मैं, तो ध्यान से देखते जाना। चले आगे बढ़े, चलो। अब यहां तक समझ में आया होगा क्या कि ये प्रोटीन हब से कनेक्टेड है ये इस तरीके के तार, तो इन तारों का भी नाम दे दें, इनको हम कहते हैं रेडियल स्पोक्स। Radial spokes which connect hub to 9 microtubules। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स को हब से कनेक्ट करने के लिए आई हैव रेडियल स्पोक्स। टिक 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 टिक। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे करना क्या है, अब मैं पता है क्या एक चीज मस्त करूंगी, क्या करूंगी कि मैं ए को सी से कनेक्ट करती जाऊंगी। ठीक है, ट्रिपलेट है ना, तो ए को सी से कनेक्ट करूंगी। सब में एक ही चीज करना है, ठीक है, ए को सी से कनेक्ट करना है, किसी में भी उल्टा काम मत करने लग जाना, नहीं तो तुम्हारा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। बस तुम्हें सिर्फ ए को सी से कनेक्ट करना है, ए को सी से कनेक्ट करना है। क्या मस्त स्टार शेप स्ट्रक्चर बन गया। ए को सी से कनेक्ट करना है। जब तुम इस ए को सी से कनेक्ट करोगे तो इस स्ट्रक्चर का हम नाम देते हैं, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ए सी लिंकेज। ए सी लिंकेज। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट।
ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। 3 है ना, 1 2 3 एबीसी एबीसी एबीसी। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट कनेक्ट करने के लिए कौन प्रेजेंट है, एक ओसी से एसी लिंकेज, एसी लिंकर, एसी लिंकेज, ठीक है। मेन हब से कौन प्रोटेक्ट रख रहा है उसको, कनेक्ट रख रहा है उसको, रेडियल स्पोक्स। तो पूरा स्ट्रक्चर एक बार वापस रिकॉल करवा रही हूँ, क्या हो गया कि इसके अंदर अब तुम देखो ये पूरा स्ट्रक्चर, पहले तो इसका नाम बता देते हैं, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे कार्टव्हील जैसा लग रहा है ना। कार्टव्हील क्या होता था कार्टव्हील, वो जो कभी पुराने टाइम की कोई अगर मूवी देखी हो या ना कभी पुराने गांव वगैरह में तुमने देखा हो, वहां एक है ना ऐसा चक्कर चलता है, चक्री चक्री होती है, उसके बीच में ऐसे 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 स्पोक्स रहते हैं और वो चक्कर ऐसे ऐसे चलता रहता है ना। वो जो चक्कर चलता है, वो जो चक्री होती है, वैसा सा लगता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कार्टव्हील स्ट्रक्चर और 9+0 अरेंजमेंट। कार्टव्हील स्ट्रक्चर और 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। कार्टव्हील स्ट्रक्चर, ये कार्टव्हील ही लग रहा है एकदम, जो बैलगाड़ी गधा गाड़ी होती है ना, उनका पहिया, दैट इज कार्टव्हील। तो कार्टव्हील जैसा लगता है। अब शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी, एक बार वापस बता रही हूँ, जल्दी से क्विक रिकॉल करना। सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है। सबसे पहले तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देख लो, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और ये थोड़ा सा डेंसर पार्ट रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटीन सब्सटेंस रहता है, तो थोड़ा सा डेंसर रीजन बना रही हूँ। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। ये तुम्हारा है सेंट्रियोल, ये सेल डिविजन के टाइम पे काम आएगा, ये रिलीज करता है स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अगर इसको हम लोग इसका टीयर सेक्शन देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, सेंट्रियोल को कट करने पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। क्या है, अभी इतना बड़ा क्या बना दिया ये आपने, इतना बड़ा ये है बेटा कि ये पहले तो 9 रिंग्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ओनली इन एनिमल सेल। फर्स्ट पॉइंट, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसको याद रखना है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बनेगा। थर्ड इज कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन ट्रिपलेट, एक माइक्रोट्यूब्यूल, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 1 से 9 तक माइक्रोट्यूब्यूल। एक माइक्रोट्यूब्यूल इज इन ट्रिपलेट, ठीक है, जिसमें 2 कॉमन है, फिर ये ट्रिपलेट, फिर ये 2 कॉमन है, फिर ये ट्रिपलेट, फिर ये 2 कॉमन आएंगे, फिर ये ट्रिपलेट, और ऐसे करते करते हमने पूरा बनाया, ठीक। फिर हम क्या कर रहे हैं कि यार अब बीच में हब डाल दो, क्योंकि स्टेबिलिटी तो वही प्रोवाइड करेगा, प्रोटीनेशियस होता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर सपोर्ट स्टेबिलिटी यही प्रोवाइड करेगा। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए मुझे एक बीच में प्रोटेक्ट वो चाहिए, हब, मेन आदमी। अब वो हब क्या करेगा, सब जगह से अपने आप को कनेक्टेड रखेगा। तो सब जगह से जब कनेक्टेड रखेगा तो हम स्पोक्स कहते हैं ना, स्पाइक, तो वो स्पोक्स हो जाएंगे, रेडियल स्पोक्स, ठीक है, ये कनेक्शन के लिए रेडियल स्पोक्स। नेक्स्ट आता है कि ये ट्रिपलेट की फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज्ड है। फिर एसी लिंकेज बनाना है मुझे, जब मैं ए को सी से कनेक्ट करती हूँ तो मैं उसका नाम क्या रख देती हूँ, एसी लिंकेज, ठीक है। दिस इज एसी लिंकेज, एसी लिंकेज, एसी लिंकेज, और कंटिन्यू ये एसी लिंकेज चलता जाएगा, ठीक। अब ये एसी लिंकेज को कनेक्ट करना है और ये हमारे पास पूरा रेडी हो जाता है किसका स्ट्रक्चर, हमारे सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, 9+0 अरेंजमेंट, एक्सोनीम स्ट्रक्चर, कार्टव्हील अपीयरेंस, कुछ भी कहते रहो। क्लियर, डन है यहां तक, आगे बढ़े। चलो इसको रीड करते थोड़ा सा। द साइटोस्केलेटन का एक्सोनीम हैज 9 डबलेट्स ऑफ वो रेडियली अरेंज्ड, ये 9+2 बताएगा, पहले रुको, हाँ सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, ये देखो, centriole is originally usually containing 2 cylindrical structures, centrioles, parallelly arranged centrioles, ठीक है। both the centriole in the centrosome lie perpendicular to each other। centrosome की अगर मैं बात करूं उसमें जो centriole present है, centrioles are always lie perpendicular to each other, which has organization like cartwheel, जिसका structure जो है it is similar to cartwheel। तो अगर मैं उस स्ट्रक्चर, ये बात क्या कर रहा है सुनना, कि सेंट्रियोल इज द ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, जिसकी 2 सेंट्रियोल है,
ठीक है, एक वो सेंट्रियोल, एक ये सेंट्रियोल, सिलेंडर, दो सिलेंडर है, दो सिलेंडर है, एक तो ये सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है, ये सेंट्रियोल है और एक ये सेंट्रियोल है, ठीक है। और साथ में अगर मैं पूरे को बुलाऊं तो साथ में हो जाएगा सेंट्रोसोम। दिस इज सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम में दिस इज सेंट्रियोल, दिस इज सेंट्रियोल और दीज आर अरेंज्ड परपेंडिकुलरली। अब इसका अगर तुम टी सेक्शन देखोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे, एक सेंट्रियोल का अगर तुम टीएस देखते हो तो तुमको क्या दिखेगा, आप देखना। So under electron microscope each centriole is made of 9 set of tubular structure। कौन सी ट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। 9 स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर यानी हो गया अपना माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, अलाइंड है पूरी प्रॉपर तरीके से, अरेंज्ड इन सर्क्यूलर फैशन, गोल सर्कल बना रहा है। ईच ऑफ द 9 सेट इज अ ट्रिपलेट of which is composed of 3 microtubules। 3 microtubules का बना हुआ है। जो जो चीजें हमने लिखी मार्क करी हैं वही सब चीजें हैं, देखते भी जाओ। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो किस तरीके का है, 9 रिंग स्ट्रक्चर है, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सेंट्रियोल आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। ये आगे आएगा, प्रोटीन की बात भी हम करेंगे। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, देखो प्रोटीनेशियस कंपाउंड है। होगा क्या, अगर मैं ऊपर से देखूंगी तो मुझे कैसे दिखेगा, हॉलो। साइड से देखूंगी तो मुझे कैसे दिखेगा, ट्यूब्यूलर। तो साइड से देखो ट्यूब्यूलर दिखेगा, वो सिलेंड्रिकल दिखेगा, ऊपर से देखो हॉलो दिखेगा। स्ट्रक्चर बना कैसे है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये वही 9 रिंग है, ये वही 1 2 3 दिख नहीं रहा, इससे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये 9 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये ट्रिपलेट है, ठीक है, ये पूरा ट्रिपलेट है एबीसी, ठीक। तो ये क्या बोलता है, कनेक्टिंग फाइबर्स, कनेक्टिंग फाइबर्स इज एसी लिंकेज, क्योंकि ये एसी कनेक्ट कर रहे हैं ना, एसी लिंकेज। फिर उसके बाद बोलता है ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स तो है ही एबीसी, ये एबीसी, ट्रिपलेट है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेडियल फाइबर्स या रेडियल स्पोक्स, जो कनेक्ट करेगा इस हब से, ठीक है, दिस इज योर हब। तो यही स्ट्रक्चर गिवन है, सिंपल है। चल अब अगला बढ़ते हैं। Adjacent to the triplets, also linked by linker proteins. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous, called hub. Center part of the centriole proteinaceous है and is called the hub. बीच वाला center वाला is hub. Next, which is connected with the tubules of periphery triplets with the radial spokes. पेरिफेरी यानी होता है कॉर्नर, एकदम कॉर्नर 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 पे लोकेटेड है, कॉर्नर पे लोकेटेड है और उससे कनेक्ट होने के लिए उसको चाहिए रेडियल स्पोक्स, विच आर मेड ऑफ प्रोटीन। सभी चीजें प्रोटीन से ही बनी है बेटा जी। This arrangement of microtubules, 9 peripheral triplets attached with the central hub is called 9+0 arrangement। ये हमने लिख ही दिया था कि भाई 9+0 arrangement है ही इसका नाम। फंक्शंस देखो जल्दी से सेंट्रियोल्स के क्या हो सकते हैं। पहला, इन्वॉल्व्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर बनेगा। तो स्पिंडल फाइबर जो बनता है हमारा, जो ऊपर से सक करके आते हैं और सेल डिविजन में जो काम करते हैं, स्पिंडल फाइबर इज यूज्ड इन सेल डिविजन। और उस टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर बन रहा है वो एक्चुअल में किससे बन रहा है, वो इसी
माइक्रोट्यूब्यूल से बनेगा, ठीक है, या मैं कह सकती हूँ सेंट्रियोल से बनेगा। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडीज विच गिव्स राइज टू सीलिया एंड फ्लैजिला, ये अभी हम देखेंगे, आज ही की क्लास में बताऊंगी सीलिया और फ्लैजिला भी, लास्ट तक देखना। दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू सेंट्रियोल्स, नया सेंट्रियोल भी बन सकता है, बस कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ एनिमल सेल की है, प्लांट सेल की नहीं है, ठीक है, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट में तुमको नहीं मिलेगा, ठीक। प्लांट में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है। चलो तो आ गया सीलिया फ्लैजिला, देखें करें बात इसकी। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला की बात करते हैं। अब सीलिया फ्लैजिला जो है, इसमें सबसे पहले तो कि फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजिला की अगर मैं बात करूं तो इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, भाई मूवमेंट के मेन काम आएगा। और क्या, सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, और फ्लैजिला क्या होता है, थोड़ा सा एक बेसिक स्लाइड पे समझाती हूँ। सीलिया अब तुम सबने स्ट्रक्चर देखा है ठीक है, तुम सबने स्ट्रक्चर देखा है, होता क्या है कि सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे 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 फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ये इस तरीके से प्रोट्यूडेड रहेंगे, लोकोमोशन के काम आते हैं कई बार। जैसे पैरामीशियम की अगर मैं बात करूं, तो इसके जो सीलिया होते हैं वो इसको फूड एनगल्फ कराने में भी हेल्प करते हैं। फूड एनगल्फ यानी क्योंकि पानी के अंदर, जैसे एक्वेटिक की अगर मैं बात करूं, कई स्मॉल माइक्रोब्स जो एक्वेटिक होते हैं, उन एक्वेटिक माइक्रोब्स के अंदर ना ये सीलिया की मदद से माउथ तक जो है खाना लेके आते हैं, ठीक है। तो ये सीलिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीलिया आर स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है सीलिया, ठीक है। पर अगर मैं फ्लैजिला की बात करूं, और ये मैनी इन नंबर्स, एक सेकेंड पॉइंट और ये ऐड कर लो, मैनी, ये बहुत होते हैं, ठीक है। सीलिया मुझे एक नहीं मिलेगा, फ्लैजिला मुझे एक ही मिलेगा। जैसे फ्लैजिला आपका जो जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें मोस्टली होता है टेल लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यूजुअली वन और कैन बी टू और मोर, यूजुअली टू ही होता है बेटा, दो दो, और कैन बी टू, और टू बायफ्लैजिलेट, हाँ बायफ्लैजिलेट ही हो सकते हैं, तो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, मतलब इतना ही रेंज रहता है इनका, मोस्टली दो हो सकते हैं। कई बार कई जैसे अगर मैं ज़ूस्पोर्स की बात करूं तो उनमें दो दो फ्लैजिलास रहेंगे, बायफ्लैजिलेट रहते हैं, पर हमेशा एक ही, मोस्टली एक ही पाया जाता है। तो हुआ क्या, सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फ्लैजिला टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक सिंगल होता है, लॉन्ग होता है, इलॉन्गेटेड होता है, पर इन दोनों का क्योंकि फंक्शन सेम है ना, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट क्या कहना, सेम ही रहता है, ठीक है। दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। हम क्या करेंगे, देखो कि जब मैं कह रही हूं कि सीलिया और फ्लैजिला, अब देखो तुम ये चीज समझ जाओ कि ये बॉडी से ही निकल रहे हैं, ये बॉडी से निकल रहे हैं, तो बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके बाहर प्रोट्यूड होगा, इसके बाहर प्रोट्यूड होगा, यानी कि अगर मैं देखती हूं कुछ इस तरीके से मेरे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया प्रोट्यूडेड रहेगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी भी है, सीलिया का स्ट्रक्चर जो होता है नीचे, वो नीचे की तरफ होगा, पर सीलिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो तो अलग है, पर ये जो अलग से ऊपर येलो कलर में दिख रहा है ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही चलेगी। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, ये जो येलो कलर की है, मैं यहाँ भी अगर मार्क कर दूं
तो ये सेम ही येलो कलर वाली जो है ये तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रहेगी, ठीक है। अब ये जो लोअर बॉडी वाला सरफेस होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी, और ये जो अपर सरफेस होता है इसको हम कहते हैं शाफ्ट। अब हम जब इसका टीयर सेक्शन देखते हैं तो जैसा हमने सेंट्रियोल का देखा था, हम इसको कट करके देखते हैं तो हमको कैसा दिखता है वो देखो, ठीक है। यहां हमको एक मस्त सा रिंग स्ट्रक्चर दिखता है, सेम वैसा ही कैसा दिखेगा, 9 रिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3, अरे यार इक्वल डिस्टेंस, 6 7 8 9, बन गया क्या परफेक्ट सर्कल। यूजुअली मेरे को सर्कल्स पे डाउट होता है ज्योमेट्री बना रहे हो डाउट लगता है मुझे सर्कल्स पे। ओके, तो ये सर्कल अगेन सर्कल है किसके, वही माइक्रोट्यूब्यूल्स के, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वही माइक्रोट्यूब्यूल्स। 13 का डायमर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, तो 13 रिंग शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर 13 माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है, अल्फा बीटा डायमर की चेन, याद रखना इस चीज को, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर दिखेगा बेटा। बेसल बॉडी तो एग्जैक्ट सेम होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज एग्जैक्ट सेम ऑफ सेंट्रियोल, एग्जैक्ट सेम ऑफ सेंट्रियोल यानी 9+0 अरेंजमेंट। सेंट्रियोल अभी अपन ने बनाया था ना, 9+0 अरेंजमेंट, ये सेम स्ट्रक्चर होता है आपकी बेसल बॉडी का, तो बेसल बॉडी का सेम स्ट्रक्चर रहता है। पर अगर मैं बात करती हूँ ये जो शाफ्ट वाला रीजन रहता है, ये जो शाफ्ट वाला रीजन रहता है ये अलग दिखता है, और ये जैसा दिखता है वो एरिया देखना, ये कैसा दिखता है ये चीज देखना कि 9 अगेन वही स्ट्रक्चर बना रही हूँ, 9 है। अब यहाँ जो रिंग प्रेजेंट रहेगी ना, ये 2 रिंग रहेगी बस, सेम तरीके से 2 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 और ये 13 साथ में काउंट होंगी, ठीक है। फिर वापस मैं 2 को कलर कर देती हूँ। अच्छा अब नहीं हो रहा, इसमें 2 2 होती है, इसमें डायमर बनता है बेटा, डायमर होता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 बना। अब ये फिर 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 कॉमन लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। एक बड़ी एक्स्ट्रा कैसे बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब सही, थोड़ा सा इक्वल साइज बना दिया। ये इस तरीके से प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे ना मुझे ABC नहीं मिलेगा, यहाँ मुझे सिर्फ AB मिलेगा, AB मिलेगा। तो यानी यहाँ भी जो रिंग्स बनेंगी वो A और B बनेगी, A और B बनेगी। A और B, ठीक है, A B A B A B कंटिन्यू लिख देती हूँ मैं इसमें। ठीक है, अब हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने सेंटर में एक माइक्रो वो लगाया था प्रोटीनेशियस हब। यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में भी अरेंज रहती है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स मेरे को सेंटर में भी मिलेगी इस तरीके से, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। 2 माइक्रोट्यूब्यूल ही है ये भी, पर ये 2 अलग से मेरे को सेंटर में मिलेगी जो कि बाकियों से कनेक्ट करती हुई मिलेगी, ठीक है। अब इसके जो रेडियल स्पोक्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से प्रोट्रूड करते हैं, ये ऐसे इसके रेडियल स्पोक्स होते हैं। सीलिया फ्लैजिला का डायग्राम नहीं आता, पर बेटा इतना लिखवाया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, तो मैं ये समझती हूँ कि डायग्राम अगर तुम देख लोगे तो तुमको समझ में अच्छे से आ जाएगा। हालांकि डायग्राम पूछा नहीं जाता है बट स्टिल
बहुत इजी डायग्राम है, कोई हार्ड नहीं है, सेम वैसा ही है जो हमने सेंट्रियोल में बनाया, सिमिलर टू दैट ये शाफ्ट का भी डायग्राम है। बेसल बॉडी तो एग्जैक्ट सेम है सेंट्रियोल की ही, पर थोड़ा सा एक अलग चीज ये आ जाती है कि इसमें सिर्फ ए बी लिंकेज है, इसमें ए सी नहीं होता। और एक मेन बात ये कि इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक बाहर आउटर लेयर होती है, ये दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, क्यों रहेगी अब देखना, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ कि ये बेसल बॉडी से अंदर से निकल रहा है, ठीक है, बेसल बॉडी के अंदर से प्रोट्यूड हो रहा है ये शाफ्ट वाला पोर्शन, तो जितना ये रीजन है ये अपने ऊपर कवरिंग लेके चलेगा, ये अपने ऊपर कवरिंग लेके चलेगा किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखना वापस समझो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तुम्हारा सीधा सीधा स्ट्रक्चर था, ठीक है, अब मैंने क्या किया, अंदर से मुझे कुछ प्रोट्यूड करवाना है, रिलीज करवाना है, तो मैंने क्या किया, वो जो शाफ्ट वाला एरिया था वो जब यहाँ से प्रोट्यूड करेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने साथ साथ ऊपर लेके चलेगा। तो हर बार सीलिया और फ्लैजिला के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक एडिशनल लेयर होती है, तो यानी वो जब शाफ्ट ऊपर चढ़ रहा है तो उसके ऊपर एक लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, ठीक है। अब ये जो लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इस लेयर के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है। बेसल बॉडी सेम वैसा स्ट्रक्चर, बेसल बॉडी के बाहर तुमको नहीं मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रोट्यूडिंग नहीं है, समझना बात को, ये प्रोट्यूडिंग नहीं है। पर शाफ्ट वाला जो एरिया ये प्रोट्यूडिंग है, तो इसके बाहर आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, एडिशनल स्ट्रक्चर, जिसको हम नाम देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एडिशनल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है मेरे पास, अब अंदर की थोड़ी बहुत मार्किंग करूं तो ये डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये डबल 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 डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये ट्रिपलेट नहीं होते, ये डबलेट होते हैं। ए बी लिंकेज से जॉइंट, ए बी लिंकेज भी बनाई देती हूँ, साथ में ही समझ में आ जाएगा। देखो ये तो रेडियल स्पोक्स हो गए, ठीक है, इसके रेडियल स्पोक्स जो थे वो ऐसे अंदर एकदम कनेक्टेड नहीं है, रेडियल स्पोक्स इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें ए बी को ज्वाइन करना है, वहां पे हमने ए सी को ज्वाइन किया था, यहाँ हमको ए बी को ज्वाइन करना है, ए बी को ज्वाइन करते जाओ। ठीक है, स्टार शेप अपीयरेंस दिख रहा है थोड़ा बहुत, है ना, स्टार शेप अपीयरेंस जैसा लगता है। चलो इस लिंकेज को क्या नाम देते हैं, ए बी लिंकर या ए बी लिंकेज। ठीक है, वापस ये हमारे पास आ जाता है डबलेट की फॉर्म में। ठीक है, ये भी हमारे पास सेंट्रल सेंट्रल वाले भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं, बस इसके ऊपर एक शीट कवरिंग है, ये माइक्रोट्यूब्यूल शीट है। माइक्रोट्यूब्यूल शीट, ठीक है। एक चीज मेरे को यहाँ लिखनी है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं, तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि क्या चीज बना दी मैडम। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही है, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें बनी है इसके अंदर, ए बी डुप्लेट डुप्लेट की फॉर्म में है, ये रेडियल स्पोक्स हैं, इस पे कई बार हमको डाइनिन फाइबर भी मिलता है, ए के ऊपर छोटे छोटे प्रोट्यूडिंग ऑफ डाइनिन फाइबर, किससे बनाऊं, जो कि हमको लोकोमोशन में काम आएगा, ठीक है, ये कई बार मिलता है डाइनिन फाइबर। डाइनिन फाइबर,
ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखती हूँ, दिस इज योर सीलिया और फ्लैजिला, दोनों का ही सेम स्ट्रक्चर रहता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर पहला आता है अपने पास बेसल बॉडी एंड शाफ्ट। बेसल बॉडी एंड शाफ्ट। इस बेसल बॉडी और शाफ्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसल बॉडी का सेम 9+0 अरेंजमेंट रहेगा, पर शाफ्ट का अलग रहता है। ठीक है, तो शाफ्ट के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंस रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर लेयर है हमारी कि कोई भी सेल बोल दो, उसकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। अब आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है तो बाहर तो अभी भी वो रहेगी। ठीक है, अगर मैं अंदर की बात करूं तो अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा शाफ्ट का, क्योंकि बेसल बॉडी का सेम वैसा ही रहेगा जैसा हमने सेंट्रियोल में बनाया है, तो इसका कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इसका वही 9+1 अरेंजमेंट रहेगा, सॉरी 9+0 अरेंजमेंट रहेगा इस तरीके का। ठीक है, पर अगर मैं बात, यहाँ 3 ट्रिपलिंग है, यहाँ 3 वो है ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, वहां हमको डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं। डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है, यहाँ सिर्फ ए बी है, बाकी सब सेम है, वापस माइक्रोट्यूब्यूल ही है। 13 रिंग स्ट्रक्चर ही बनाया है मैंने, बस दो बनाऊंगी। ठीक है, साथ में उसके कौन जुड़ेगा, सेंटर में जहां मेरे पास प्रोटीन हब था, अब मेरे पास आ जाएगा बेटा जी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा इसको सपोर्ट चाहिए, एक्स्ट्रा इसको वो चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, तो ये 2 मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको बाहर से एक कवरिंग, जिसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल शीथ या शीथ कवरिंग, शीथ कवर, ये चीज इसको बोला जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स है सेंटर के अंदर, ये हमने मार्क कर ही दिया है। ए और बी को जोड़ता हुआ, पहले हमने ए और सी को जोड़ा था तो हम उसको कह रहे थे एसी लिंकेज, अब हम ए और बी को जोड़ेंगे तो हम उसको कहेंगे ए बी लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पे जितने लिंकेजेस हैं वो सारे ए बी लिंकेजेस हैं। नेक्स्ट, रेडियल स्पोक्स जो हमने उसके अंदर बनाए थे, जो कि बहुत ज्यादा हब से जुड़े हुए थे, यहाँ पे उतना जुड़ाव नहीं है, यहाँ पे जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ देखो ये बहुत छोटे छोटे हैं, बस सिंपल प्रोट्यूडिंग है, जो कि आगे की तरफ प्रोट्यूडेड है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडियल स्पोक्स। नेक्स्ट आता है कि ये ऊपर छोटे छोटे जो मैंने ए पे बनाए हैं, इनको हम कहते हैं डाइनिन फाइबर, डाइनिन प्रोटीन। फाइबर भी नहीं लिखो तो डाइनिन प्रोटीन्स। डाइनिन प्रोटीन। ठीक है, डाइनिन प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो डाइनिन प्रोटीन लोकोमोशन में हेल्प करता है। हेल्प इन लोकोमोशन, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे की तरफ मूव करने में, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में इसका बहुत ज्यादा रोल है। और 9 ही रिंग्स है बेटा। ठीक है, रिंग में कंफ्यूज मत हो ना कि मैम कितनी बना दी इस बार, 9 ही है। ठीक है, अगर मैं तुमको मार्क करके बताऊं, ब्लू से कर देती हूँ ताकि दिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 ही रिंग है अभी भी, 9 ही माइक्रोट्यूब्यूल्स है, पर उन माइक्रोट्यूब्यूल्स में इस बार डबलेट्स बनाए हैं हमने बजाय की ट्रिपलेट्स के। ठीक है, ए बी लिंकेज जोड़ दिया बजाय की ए सी लिंकेज के। रेडियल स्पोक्स थोड़े से छोटे बना दिए, प्रोटीनेशियस हब से जुड़ते हुए नहीं, प्रोटीनेशियस हब है ही नहीं, प्रोटीनेशियस हब को हमने हटा चुका है। हमारे सेंटर में आ जाता है एक सेंट्रल शीथ, इसको हम सेंट्रल शीथ या माइक्रोट्यूब्यूल शीथ भी बोलते हैं, और लिख के सेंट्रल शीथ भी लिख देना, कई जगह तुमको मिल जाएगा। दिस इज सेंट्रल शीथ, तो ये आपको सेंट्रल शीथ मिल जाएगा सेंटर के अंदर। माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्टेड है, जॉइंट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं आपके पास, और बाहर एक लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमको उसमें नहीं दिखी थी। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको उसमें नहीं दिखी, ये हमको इसमें दिखेगी। क्लियर, तो ये हमको वहां नहीं दिखी। अगर मैं आपको एक बार वापस दिखाऊं, हमारा जो कार्टवील स्ट्रक्चर था, इसमें हमको बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनाई है, भूल नहीं गई हूं मैं, बनाई नहीं है क्योंकि होती ही नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पर अगर मैं बात करती हूं इसकी सेंटिसिलिया फ्लैजिला की, इसमें होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों होगी, क्योंकि अंदर से प्रोट्यूड हो रही है। ठीक है, बाहर एक कवरिंग रखेगी, अपने एक प्रोट्यूडिंग है तो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रखेगी, जिसको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देती हूँ, सिंपल। ठीक है, आगे
नेक्स्ट बताओ अगला क्या आता है अपने पास, ये देखो हो गया, आ गया अपना स्ट्रक्चर। बताओ कोई डाउट है तो। सबसे पहले मार्क करते जाते हैं, देखो जो जो चीजें हमने पढ़ ली है। रेडियल स्पोक्स हमने मार्क करे हैं, ये देखो ये जो निकले हुए हैं चार 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 चार, ये क्या है, ये है अपना रेडियल स्पोक्स हो गया। कहाँ पे मार्क है, ये रहा डाइनिन आर्म्स, डाइनिन फाइबर्स, ठीक है, जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ये इनर शीथ, सेंट्रल शीथ, ठीक है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये अकेले दो अब बेचारे बीच में भी खड़े हैं, ठीक है। एबी टिब्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा एक डायग्राम रहता है सीलिया और फ्लैजिला का। सीलिया एंड फ्लैजिला इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीलिया सिंगुलर अगर मैं नाम दूं तो इसको हम बोलेंगे सीलियम, सीलियम। फ्लैजिला अगर मैं बोलूं तो फ्लैजिलम। हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सेल स्ट्रक्चर पे हेयर लाइक आउटग्रोथ है सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। नेक्स्ट, cilia and flagella are fine vibrating cytoplasmic processes arising from the basal body, basal body से मिल रही है, basal body से निकल रही है, ठीक है। इट इज अराइजिंग फ्रॉम बेसल बॉडी, तो बेसल बॉडी से ऑब्वियसली मिल रही है, तो इसका मतलब इस तरीके से है ये, ठीक है, बेसल बॉडी से प्रोट्यूड हो रही है। दे रिमेन एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म एंड हेल्प इन लोकोमोशन। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, फ्लैजिला की अगर मैं बात करूं, अभी अपन ने डिफरेंस लिख ही लिया है वैसे, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। फ्लैजिला मूवमेंट इज स्लो एज कंपेयर्ड टू सिलियरी मूवमेंट। क्यों भाई, एक अकेला बंदा हाथ पैर हिला रहा है, एक सारे लोग हाथ पैर हिला रहे हैं, ठीक है, फर्क पड़ता है ना। लोग अगर तुम्हारे पास ज्यादा होंगे तो बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, और एक अकेला बंदा आदमी मेहनत कर रहा है, तो वो एक फर्क दिखेगा कि भाई अकेला चला रहा है तो उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी, उतना अच्छा चला नहीं पाएगा, ठीक। बहुत सारे अगर चला रहे हैं तो जल्दी पहुंचेंगे वहां तक। तो फ्लैजिला मूवमेंट जो होता है यूजुअली थोड़ा स्लो होता है, और सिलेरी मूवमेंट थोड़ा सा फास्टर होता है। सीलिया एंड फ्लैजिलम बोथ आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेन पॉइंट, सीलिया एंड फ्लैजिला बोला है बेटा, सेंट्रियोल नहीं बोला, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजिला आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Their core called the axoneme possess number of microtubules running parallel to the long axis। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। वहां हमने देखा था 9+0 अरेंजमेंट, यहां हमने देखा है 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। वहां जहां हम 9+0 अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, यहां हमको 9+2 अरेंजमेंट मिल जाता है। तो अगर मैं बेसल बॉडी की बात करूं तो वो 9+0 अरेंजमेंट दिखाती है, पर अगर मैं शाफ्ट की बात करूं तो शाफ्ट मुझे 9+2 अरेंजमेंट दिखाता है, ठीक है। 9+2 हम ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरीके से, और फिर अरेंजमेंट। 9+0 लिखने का भी सेम तरीका है, 9+0 फिर आ गया अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट माइक्रोबॉडीज की बात कर लेते हैं। बहुत छोटा सा एक टॉपिक है माइक्रोबॉडीज, कि कई बार कुछ चीजें ऐसी है जिनको हमने नाम ही नहीं दिया कि ये कुछ ऑर्गेनल है, बट स्टिल क्योंकि ये हमारी सेल के अंदर है तो हम इनको माइक्रोबॉडीज कह देते हैं कि ये फंक्शनिंग है, ठीक है, ये फंक्शनिंग है। दीज आर यूनिमेम्ब्रेनस, स्फेरिकल, ओवल हो सकती है ये वेसिकल, विद फ्लूइड मैट्रिक्स, जैसे कि परऑक्सीसोम। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, परऑक्सीसोम जो है ये फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट सेल में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हेल्प करेगी परऑक्सीसोम। स्फेरोसोम स्फेरिकल है, नाम भी बता रहा है, और ये सिंथेसिस ऑफ ऑयल एंड फैट का करती है बेटा, ऑयल और फैट को सिंथेसाइज करती है। ग्लाइकोसोम इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ फैट, तोड़ेगी ये फैट्स को, ब्रेक करेगी फैट को, ठीक है। स्पेरोसोम, ग्लाइकोसोम हमको कई बार उसमें भी मिल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्मॉल बॉडी है ना, तो हमको कई बार जैसे ऑयल सीड्स होते हैं ना, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया और सेसेमी ऑयल हो गया, तो ऑयल सीड्स के अंदर कई बार ये प्रेजेंट रहती है, और उनके अंदर मतलब ऑयल कंटेनिंग चीजों के लिए हेल्प करती है, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम अगले चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं देखा तो आज देख लो,
ठीक है, आज मतलब आज से देखना शुरू कर दो। और अगर तुम लोग देखना चाहते हो नेक्स्ट लेक्चर्स भी, क्योंकि हम इसी पे ही शेयर करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी मिल जाए। असाइनमेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे डाले गए हैं बेटा, तो टेलीग्राम को डू विजिट टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट असाइनमेंट्स मिलेंगे, तो उनको चेक करो, उनको विजिट करो। ठीक है, वेबसाइट के लिंक को एक बार विजिट करो, वहां तुम्हें और भी ढेरों चीजें मिलेगी देखने को। ठीक है, ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।